हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मक़दम है। उम्मीद है कि आप लोगों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा, क्योंकि बहुत ही आसान पूछा गया था। तो जो मॉर्निंग शिफ्ट में अपर प्राइमरी लेवल का पेपर था, इसका पेपर फर्स्ट जो कि आपका सेट जो है कौन सा है, ई, ठीक है, ई वाला मैंने लिया है। इसके हम लोग आंसर को देखेंगे, आंसर की को, कि कौन सा आंसर की आप लोगों ने लगाया है और कौन सा सही बैठेगा, ठीक है। चलिए, तो ये ई वाला है सेट। आपको अगर दूसरा मिला होगा तो आप आगे पीछे करके मिला सकते हैं। चलिए एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप लोगों का फ़िक्रा आया था जो कि बहुत ही छोटा था, जो मतन पूछा गया था। पहला जो नस्र वाला है 1 2 3, यानी सिर्फ 3 ही लाइन का है, ठीक है। हालांकि अगर ज़्यादा लंबा होता है तो पहले हम क्या पढ़ते हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उस पे जाते हैं। लेकिन चलिए छोटा सा है तो उसको जल्दी से हम पढ़ लेते हैं। देखिए इसमें कहा जा रहा है कि पहले सफ़र के बाद मैंने पक्का इरादा कर लिया था कि अब कभी सफ़र का नाम ना लूँगा और आराम से बगदाद में ज़िंदगी गुजारूंगा। कुछ महीने इसी तरह गुजर गए, फिर मैं ज़िंदगी से उगता गया। एक दिन शहर से अच्छी अच्छी चीज़ें ख़रीद कर जहाज़ पर सवार हो गया। मेरे साथी दूसरे सौदागर भी थे। हम कई दिन तक समंदर में सफ़र करते रहे। वहाँ अगर कोई अजीबो गरीब चीज़ मिल जाती तो उसे सस्ते दामों, देखिए दामों के बाद होना चाहिए था पर, लेकिन छूट गया है, ठीक है, यानी सस्ते दामों पर ख़रीदते और दूसरे शहर में उसकी भारी कीमत वसूल करते। इसी तरह मुझे और मेरे साथियों को इस सफ़र में बहुत मुनाफा हुआ, यानी फ़ायदा हुआ, ठीक है। चलिए, ये तो आपका पैराग्राफ हो गया, ठीक है। अब इसमें जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट ली थी उनका 91 से उनको हल करना था। देखिए अब इसमें क्या पूछा जा रहा है एक बार देख लेते हैं। देखिए मोबाइल पे ऐसे मोबाइल लेटा के देखिए, लैंडस्केप मोड में स्लाइड आपको क्लियर दिखेगी, ठीक है। पहला है मुसन्निफ और उसके साथियों से इस सफ़र में क्या मिला। देखिए बहुत मुनाफा मिला, आगे क्या है, बहुत नुकसान हुआ और तल्ख तजर्बा हुआ, अच्छा तजर्बा हुआ। देखिए इसी में देखेंगे 3 ही लाइन में आपको समझ में आ जाता है कि इसी तरह मुझे और मेरे साथियों को इस सफ़र में बहुत मुनाफा हुआ। देखिए आखिर में मुनाफा हुआ, ठीक है। तो आपका कौन सा, पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, सही है। चलिए दूसरा क्या है, मुनाफा का मुतज़ाद। मुतज़ाद मतलब जिसको हम ज़िद कहते हैं, यानी एंटोनिम, यानी उसका उल्टा क्या होगा, मुतज़ाद। ये मुतज़ाद जो है ये क्या नाम है, मनाफे। मनाफे मनफ़ात की जमा है, ठीक है। मनफ़ात मतलब होता है फ़ायदा, ठीक है। तो फ़ायदा का उल्टा क्या होता है, नुकसान होगा। तो देखिए मनाफे ए फ़ायदा, ये क्या है, ये तो मुतरादिफ है, मुफीद भी नहीं होगा, मुज़िर भी नहीं होगा, ये नुकसान होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपने क्या लगाया था, ठीक है, क्या होगा, नुकसान। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए आपका, आप फिर उसको मिला भी सकते हैं। चलिए आगे है, सफ़र में उसके साथी कौन थे। तीसरा सवाल क्या है, सफ़र में उसके साथी कौन थे। देखिए इसमें साफ साफ दिया गया है, क्या थे, उसके दोस्त थे, दूसरे सौदागर भी थे, उसके अजीज़ थे, उसके पड़ोसी थे। देखिए इसमें क्या होगा, दूसरे सौदागर भी थे, ठीक है। देखिए इसमें साफ साफ दिया गया है, दूसरे सौदागर भी। देखिए ये डायरेक्ट पूछा जा रहा है, दूसरे सौदागर भी थे, तो ये दूसरा वाला आपका सही हो जाएगा, ठीक है। आगे है, एक दिन उसने शहर जाकर क्या ख़रीदा।
शहर जाकर क्या खरीदा? अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदी, जो कि इसमें दिया हुआ है, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदी। आप अपना मिलाइए, आपने क्या, ठीक है, आप मिला सकते हैं कि आपने क्या किया, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें खरीदी। आगे है समंदर में सफ़र करते हुए अजीबो गरीब चीज़ मिल जाती तो उसे कैसे दामों पर ख़रीद लेते। उसमें दिया था ना कि सस्ते दामों पर, ठीक है, सस्ते दामों पर, यानी पहला सही होगा। आगे है दूसरे शहर में जाकर चीज़ों की कैसी कीमत वसूल करते थे। कैसी कीमत वसूल करते थे? भारी कीमत, यानी बहुत ज़्यादा मुनाफे उठाते थे, ठीक है। तो आपका कौन सा? तीसरा वाला सही हो जाएगा। आगे है पहले सफ़र के बाद मुसन्निफ ने क्या पक्का इरादा कर लिया था, क्योंकि सफ़र के बाद उसका दिल टूट गया था मुसन्निफ का ना। उसने क्या इरादा कर लिया था? कभी सफ़र नहीं करूँगा, यही बात शुरू में कही गई थी। आगे है कुछ दिनों के बाद मुसन्निफ को कैसा लगा, बताइए। देखिए, वो बहुत उदास हो गया, वो ज़िंदगी से उकता गया। देखिए आगे उसमें था कि वो ज़िंदगी से उकता गया था, आजिज़ आ गया था ना, ज़िंदगी से उकता गया था। उसके जैसे देखिए ये है, ज़िंदगी से उकता गया था, तो कौन सा सही होगा? दूसरा। आगे क्या है? दाम की जमा। दाम का मतलब रेट होता है, जिसको मूल्य कहते हैं, उसकी जमा दामों, दामियातों, देखिए ये सब कुछ नहीं होगा। दाम की जमा दामों, क्योंकि एक वसूल है कि जमा बनाई जाती है आखिर में वाव और नून, नुगुन्ना, जिसमें नुक्ता नहीं होता, उससे। तो ये पहला वाला है, ठीक है। अब दूसरा फ़करा आप लोग बताइए, इसमें से आपका कितना सही हुआ, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आगे चलिए, आगे दूसरा है नीचे दिए हुए शेरी हिस्से को पढ़िए और रवैये, यानी रवैये गए मुतबादिल, यानी जो दिए गए हैं, ठीक है, और दिए गए मुतबादिल में से किसी एक मुनासिब तरीन मुतबादिल का इंतखाब कीजिए, ठीक है। चलिए इसको मैं थोड़ा सा अगर बड़ा कर देता हूँ, चलिए थोड़ा क्लियर आ रहा है। चलिए, यानी दिए गए मुतबादिल में से उसको बताना है। पहला क्या है? पहले हम शेर पढ़ लेते हैं। माँ बाप और उस्ताद सब हैं खुदा की रहमत, है रोक टोक उनकी हक़ में तुम्हारे नेमत, कड़वी नसीहतों में उनकी भरा है अमृत, ठीक है। अमृत जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसको आदमी पी लेता कभी मरता नहीं, अमृत, ठीक है। चाहो अगर बड़ाई कहना बड़ों का मानो, माँ बाप का अजीज़ो माना न जिसने कहना, दुश्वार है जहाँ में इज़्ज़त से उसका रहना, ठीक है। डर है पड़े न सदमा ज़िल्लत का उसको सहना, दुनिया में की जिन्होंने माँ बाप की इताअत, दुनिया में पाई इज़्ज़त उक़बा में पाई राहत, माँ बाप की इताअत दो जहाँ की दौलत, ठीक है। बहुत ही अच्छी बात, नसीहत की बात की गई है, ठीक है। अब देखिए इसमें कहा गया है नेमत की जमा। नेमत की जमा क्या होगी? नेमत की जमा नेमतों, मैंने बताया एक रूल है कि आखिर में वाव और नुगुन्ना बढ़ा करके जमा बनाई जाती है। तो नेमत की जमा, अगर आप इसको ना भी पढ़ते फिर भी इसकी जमा आप लगा सकते थे, ठीक है। थोड़ा सा इसको हम, चलिए ये हो गया। उसके बाद है डर है पड़े न सदमा डैश का उसको कहना, बताइए क्या आएगा? ये देखिए, यानी डर है पड़े न सदमा, डर है पड़े न सदमा ज़िल्लत का उसको सहना, ठीक है। क्योंकि अगर माँ बाप की बात नहीं मानेगा तो ज़िल्लत का
ज़िल्लत को उसका सहना, एक बिल्कुल आपके शेर में दिया हो गया, ठीक है, तो ये आपका ज़िल्लत वाला सही होगा। शायर ने माँ बाप और उस्ताद को क्या कहा है, बताइए क्या कहा है, यानी खुदा की रहमत कही है, जो कि आपने शेर में देखा ही है। शायर के नज़दीक माँ बाप की नसीहतों में क्या भरा हुआ है, देखिए उसमें क्या था, अमृत। अमृत कहा जाता है कि एक ऐसा पानी जिसको आदमी पी ले और कभी मरे ना, ठीक है, इसमें मुबालगा आराई से काम लिया जाता है, तो अमृत। शायर के नज़दीक माँ बाप का कहना ना मानने से क्या होगा, बताइए, दुनिया में इज्जत से रहना दुश्वार हो जाएगा, पहला ही सही है। आगे है, शायर के नज़दीक माँ बाप की इताअत करते हैं उन्हें क्या मिलता है, देखिए पहले से लगा हुआ है, दो जहां की दौलत। दो जहां की दौलत क्यों मिलती है, देखिए शेर में साफ साफ दिया हुआ है, यानी दुनिया में पाई इज्जत, उक़बा में पाई राहत। उक़बा का मतलब होता है आखिरत, यानी मरने के बाद, ठीक है, तो दूसरा वाला सही हो जाएगा, दो जहां की दौलत। अब आगे आपका पेडागोजी पूछा गया है, चलिए एक एक करके देखते हैं। 5वीं जमात का आकिफ ये समझता है कि सुनने में हर आवाज़, लफ्ज़ और फिर जुमलों को सुनना शामिल है, ताकि बात या ऑडियो को समझा जा सके। ऑडियो मतलब जो चीज़ सुन रहा है, उसके मुताबिक सुनने की आमोजिश के लिए कौन सी हिकमत अमली दुरुस्त है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ना ऊपर से नीचे। देखिए पढ़ने पढ़ाने का दो अप्रोच मैंने मैराथन क्लास में डिटेल से बताया था। एक है बॉटम अप यानी नीचे से ऊपर, और एक क्या थी, एक आपकी थी यानी ऊपर से नीचे, यानी अप टू डाउन, अप टू बॉटम जिसको कह सकते हैं। अब क्या है, 5वीं जमात का आकिब यह समझता है कि सुनने की हर आवाज़, लफ्ज़ और फिर जुमले, यानी पहले क्या है, पहले आवाज़ आया, फिर क्या है, लफ्ज़ आया, ठीक है, पहले आवाज़, फिर क्या है, फिर लफ्ज़, लफ्ज़ के बाद एक क्या है, जुमले। आपको पता है सबसे पहले बॉटम में क्या आता है, साउंड यानी आवाज़, उसके बाद हर्फ, हर्फ के बाद लफ्ज़, लफ्ज़ के बाद जुमला, जुमला के बाद पैराग्राफ, पैराग्राफ के बाद क्या आएगा आपका आप कहानी वगैरह। तो ये क्या है, आवाज़, लफ्ज़ और जुमला, यानी नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा, नीचे से ऊपर वाला, यही सही हो जाएगा। बस सिर्फ घुमा करके पूछा गया है। आगे देखिए, 6ठी जमात का उस्ताद साबका मालूमात और पढ़े हुए मतन के तजर्बात से मरबूत करने के लिए मशकी सरगर्मी देता है, लेकिन मतन पढ़ाने से पहले आमोज़गारों को वो तस्वीरें देखने के लिए कहता है जो मतन के हवाले से बनी हुई है। वह एक आमोज़गार से क्या चाहता है, तस्वीरों के ज़रिए कहानी को विजुअलाइज़ करना, तस्वीरों की तहसीन, पढ़ने वाले मतन के बारे में पेशगोई करना, तस्वीरों को समझना। देखिए मैंने चौथे मैराथन में डिटेल से बताया था, पढ़ने में पहला स्टेज क्या आता है, पेशगोई। पढ़ने से पहले अगर कोई चीज़ समझ रहे हैं वो क्या है, वो पेशगोई है। तो 6ठी जमात का उस्ताद साबका मालूमात पढ़े हुए मतन की तजर्बा से मरबूत करके मशकी सरगर्मियाँ देता, लेकिन मतन पढ़ाने से पहले आमोज़गार यानी तालिब इल्मों को वो तस्वीर देखने के लिए, यानी पढ़ने से पहले का अमल क्या होगा, पेशगोई होगी। तो देखिए पेशगोई यानी पढ़ने वाले मतन के बारे में पेशगोई करना, कि जब वो उसके बारे में तस्वीरें देख लेगा, तस्वीर देख करके पेशगोई समझ जाएगा कि इस मतन में कौन सी बात कही जा रही है, क्योंकि तस्वीर देख करके उसके बारे में वो समझ जाएगा। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है, आप अपना मिला सकते हैं। चलिए, आमोज़गारों की आमोजिश का मुस्तकिल रिकॉर्ड जाना जाता है। मैंने टीच या इवेलुएशन यानी अंदाज़े क़द्र यानी तशख़ीस के जो टूल्स थे,
सारे, जैसे पोर्टफोलियो है, इसी के साथ एनेक्डोटल रिकॉर्ड है, और आपका क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है, इंटरव्यू है, रेटिंग स्केल है, सब मैंने डिटेल से बताया था। और पोर्टफोलियो, देखिए पोर्टफोलियो ही में बच्चे की आमोजिश का मुस्तकिल रिकॉर्ड, जो कुछ बच्चे का अचीवमेंट, उसकी कामयाबी है, जैसे किसी क्विज़ में, कंपटीशन में जो कुछ हासिल करता है वो क्या होता है, वो पोर्टफोलियो ही में लिखा जाता है। तो पोर्टफोलियो वाला आपका सही होगा। ठीक है। दर्जा झेल में से कौन ज़ुबान जानने के बारे में बात कर रहा है? बताइए। ज़ुबान जानने के बारे में बात कर, ज़ुबान यानी तौज़ीई मालूमात, उसूली और तरीक़ा जाती मालूमात, या कवायद की मालूमात, हिकमत अमली में महारत। देखिए किस ऑप्शन से आप कहेंगे वो ज़ुबान को जानता है। तौज़ीई मालूमात यानी आप कोई भी लफ्ज़, कोई भी टेक्स्ट उर्दू में अगर पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या कहा जा रहा है, उसकी वजाहत को अगर आप समझ लेते हैं तो यह चीज़ कही जाएगी कि ज़ुबान आप जानते हैं, क्या कहा जा रहा है उसको समझ पाएंगे, तो तौज़ीई मालूमात हुई। चलिए, दर्जा झेल में से कौन सा बयान ज़ुबान की एक बोली के बारे में सही है? ज़ुबान की बोली एक खित्ते से दूसरे खित्ते में बदलती है, 100% सही है। आप किसी भी स्टेट में, जैसे यूपी स्टेट में ले लीजिए, पूर्वांचल के लोग, लखनऊ के उधर के लोग, उनकी ज़ुबान अलग है। थोड़ा कानपुर जाएंगे, उनकी ज़ुबान अलग है। फिर इधर दिल्ली के साइड आएंगे, खड़ी ज़ुबान है। कहा जाता है कि एक कोस पे पानी बदले, 3 कोस पे वानी बदले, यानी लहजा बदल जाता है। उधर के लोग, आप जाएंगे बिहार के तरफ, उधर लोग भोजपुरी बोलेंगे, और उधर जाएंगे तो उधर की और ज़ुबान अलग है। एक ही स्टेट में, यानी एक खित्ते से दूसरे खित्ते में जाने से यानी वो बदल जाता है लहजा। उधर लखनऊ की तरफ आप करके बात करेंगे, यहाँ तुम ताम करके बात करते हैं, यहाँ की ज़ुबानें खड़ी होती हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये 100% सही है। कौन सा बयान ज़ुबान की एक बोली के बारे में? सही बात है। आप कहीं भी जाएंगे, कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं खड़ी बोली बोली जाती है, क्योंकि सब बोलते सब हिंदी, बोलते सब उर्दू हैं, लेकिन उनकी बोली अलग अलग हो जाती है खित्ते के एतबार से। जैसे कि कहावत भी कही गई है, एक कोस पे पानी बदल जाता है, उसका टेस्ट बदल जाता है, 3 कोस पे वानी बदल जाती है। ठीक है, तो पहला सही होगा, दूसरा और सब देखने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सॉरी। चलिए, तो कौन सा सही होगा? ये आपका चलिए चल नहीं रहा सही से, यानी ये आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। मवाद के मुस्तनद होने का मतलब, कोई भी मटेरियल है, कहेंगे वो मुस्तनद है यानी स्टैंडर्ड है, उसका मतलब क्या होता है बताइए? उस्ताद के ज़रिए अपने क्लास के लिए तैयार किया गया हो, ज़िम्मेदार लोगों के ज़रिए तहरीर किया गया या तैयार किया गया मवाद, असल ज़िंदगी से मवाद लेकर तैयार किया गया, यही सबसे अच्छा होगा। एक बार पूछा गया था कि रियलिया क्या होता है? क्या पूछा गया था? रियलिया। रियलिया यानी जो आसपास की आपकी चीज़ें हैं, जैसे अगर आप उसको सिखा रहे हैं कि बिल्ली, और बिल्ली का ला करके आप उसकी तस्वीर दिखा दें, या बिल्ली ही ला कर दिखा दें, तो वो चीज़ रियलिया। जो आपके आसपास की चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल करना रियलिया कहलाता है। तो वही मवाद मुस्तनद है, यानी असल ज़िंदगी से मवाद लेकर तैयार किया गया हो। असल ज़िंदगी, आपको पता है NCF 2005 भी यही बात कहती है कि जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी मिसाल दिया जाएगा, बच्चे अपने लाइफ में उसका एक्सपीरियंस कर रहे हों, उसका तजर्बा कर रहे हों। तो असल ज़िंदगी से मवाद लेकर तैयार किया गया। ठीक है, तहरीर किया गया मवाद क्या है? यही आपका जो असल ज़िंदगी से है, यही आपका मुस्तनद है। ठीक है, जैसे
आपने कहीं गया, कहीं दवा पे कुछ लिखा हुआ है, वहाँ से मटेरियल उठाएगा, वो क्या है, वो भी मुस्तनद है। आप किसी होटल में गए, मीनू कुछ लिखा हुआ है उर्दू में, इंग्लिश में, वो भी मुस्तनद है, ठीक है। असली ज़िंदगी से मवाद लेकर तैयार किया गया, तहरीर किया गया मवाद क्या है, मुस्तनद मवाद की मिसाल हो जाएगी, ठीक है। चलिए, छठी जमात का उस्ताद बोलने की सरगर्मी के लिए मुंदरजा झेल काम को फ़रोग़ देता है। कौन सा काम है? रेगिस्तान और उसका मौजूदा मौसम, उसके बारे में 5 जुमले बोलना। क्या ये अच्छा काम है या अच्छा काम नहीं है? अपने सही जवाब और दर्जा झेल का इंतखाब कीजिए। बताइए कौन सा सही होगा। ये अच्छा काम है, जाहिर सी बात है। रेगिस्तान और उसका मौजूदा मौसम, छठी जमात का उस्ताद बोलने की सरगर्मी के लिए मुंदरजा झेल देता। क्यों? ये अच्छा काम है क्योंकि मुमकिन है कि तलबा ने अपनी जोग्राफियाई की क्लास में उसके बारे में पढ़ा हो, उसके बारे में बोलने के लिए उसके पास मवाद है। आपको पता है, अगर वो उर्दू मीडियम का स्कूल है तो आपने एक लफ्ज़ पढ़ा होगा एल, इससे लिखने में दिक्कत हो रही है। आपने एक लफ्ज़ पढ़ा होगा एल और ए सी, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, LAC, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। यानी जैसे उर्दू मीडियम का स्कूल है तो बच्चा जो भी चीज़ पढ़ेगा, चाहे आप EVS पढ़ेगा, चाहे सोशल साइंस पढ़ेगा, साइंस पढ़ेगा, मैथ पढ़ेगा, सब किस में पढ़ेगा? उर्दू ज़ुबान में पढ़ेगा। तो यही चीज़ कहा जा रहा है, ये एक अच्छा काम है क्योंकि मुमकिन है तलबा ने अपनी जोग्राफिया यानी जियोग्राफी की किताब में इसके बारे में पढ़ा हो तो उसके बारे में बोलेगा, ठीक है। तो यही वाला ऑप्शन 100% सही होगा। ठीक है, ये वाला सही हो जाएगा। आगे देखिए, दर्जा झेल में से कौन कौमी तालीमी पॉलिसी 2020 के हवाले से गैर मुल्की ज़ुबानें पढ़ाने के बारे में सही नहीं है? सानवी सतह पर एक इजाफ़ी मुतबादिल के तौर पर गैर मुल्की ज़ुबानों को पढ़ना, सहलसानी फार्मूले के तहत एक ज़ुबान के तौर पर गैर मुल्की ज़ुबानों को पढ़ना। सहलसानी फार्मूले में गैर मुल्की ज़ुबानें शामिल नहीं हैं। फ़्रांसीसी की एक ज़ुबान के तौर पर सिफारिश की गई है, बिल्कुल गलत है। फ़्रांसीसी यानी फ़्रेंच सीखने के बारे में NCF 2005 में कोई सिफारिश नहीं की गई है। ये वाला आपका पूछा गया सही नहीं है, तो यही ऑप्शन आपका सही नहीं है। बस इतना कहा गया है कि क्लासिकल लैंग्वेज के तौर पे बच्चा संस्कृत वगैरह को पढ़ेगा, ठीक है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा क्योंकि गलत पूछा गया है। बहुत से हिंदुस्तानी जो बाहर मुल्कों में नौकरी के लिए जाते हैं और वहाँ की ज़ुबान सीखते हैं, इस तरगीब को क्या कहते हैं? हिंदुस्तान में रहने वाले बहुत से लोग सऊदी अरब जाते हैं। सऊदी अरब जाते हैं, वहाँ उनको एनवायरनमेंट मिल जाता है, दूसरी ज़ुबान भी सीख लेते हैं, गोया कि एक्वायर कर लेते हैं, ठीक है। वहाँ की ज़ुबान सीखते हैं, इस तरगीब यानी इस मोटिवेशन को आप क्या कहेंगे? इंज़मामी और हिदायती तरगीब। हिदायत का मतलब इंस्ट्रक्शन, आदेश देना, ठीक है। इंज़मामी तरगीब, हिदायती तरगीब, ये ना तो इंज़मामी है ना ही हिदायती। देखिए क्या है इंज़मामी। एक लफ्ज़ आप पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड, आप यहाँ उर्दू या हिंदी बोलते थे, आप बाहर कंट्री मान लो सऊदी अरब चले गए, आपने वहाँ क्या अरबी सीख ली। जो लोग जाते हैं एक सफ़र के बाद 2 साल के बाद आते हैं, अरबी थोड़ा मोड़ा बोलने लगते हैं, इशहाज़ा माफ़ी मुश्किल कहने लगते हैं। क्यों? उससे क्या है, अब इसके लिए उनको किसी ने हिदायत थोड़ी ने दिया है, यानी कोई इंस्ट्रक्शन, कोई आर्डर तो कोई दिया नहीं है, लेकिन ये इंज़मामी तरगीब है, यानी उसको सीख के गया था, उसको सीख लिया, यानी इंटीग्रेटेड के तौर पे, यानी उससे उनको फ़ायदा होता है, उनसे मिलजुल लेते हैं, उनकी जो है ज़ुबानों को समझ लेते हैं। इसमें कोई हिदायत यानी ऐसा कहीं
हिदायत में क्या होता है, कंपल्सन होता है, हिदायत जारी की जाती है। अगर आपको सऊदी जाना है तो अरबी सीखना होगा, यूके जाना है तो अंग्रेज़ी सीखना, ऐसी हिदायत तो जारी नहीं होती। जो लोग कर लेते हैं तो यही इंज़िमाम यानी इंटीग्रेटेड है। तो मेरे मुताबिक दूसरा वाला सही होगा। आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। ज़ुबान की आमोजिश में कुल महारत क्या है? कुल महारत यानी टोटल महारत, महारतें कितनी, 4 है ना, LSRW यानी सुनना, बोलना और पढ़ना और लिखना। इसमें क्या है, ज़ुबान को एक निज़ाम अमल की हैसियत से समझना और इतलाक़ करना। ये तो अच्छा लग रहा है, निज़ाम अमल की हैसियत से समझना, यानी अमल मतलब ज़ुबान को इसलिए समझ रहे हैं ताकि उसको आप अमली ज़िंदगी में ला सकें, अमली ज़िंदगी में ला सकें, तो ताकि आप उसको अपने अमली ज़िंदगी में ला सकें, ठीक है। ये तो सही लग रहा है। ज़ुबान को कवायद के एक निज़ाम की है, कवायद के निज़ाम, कवायद का मतलब कहीं आप बांध रहे हैं इसको, ये तो नहीं सही होगा। हर ज़ुबान को एक आम साख्तियाती निज़ाम की हैसियत से समझना, हर ज़ुबान को, ये भी एक्सट्रीम की तरफ ले जा रहा है, भी गलत होगा। ये समझना कि तमाम ज़ुबानों के पास कई ज़ुबानों का निज़ाम होता है, नहीं, पहला सही होगा मेरे मुताबिक। क्यों सही होगा, देखिए ये पहला क्यों सही होगा। ज़ुबान को एक निज़ाम अमल की हैसियत से समझना, सही बात है। एक निज़ाम अमल की हैसियत से आप समझेंगे, इसलिए समझ रहे हैं ताकि उसको यूज़ कर सकें, अमली जामा पहना सकें। और इतलाक़ करना यानी उसको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करना, इतलाक़ करना मतलब इम्प्लीमेंट यानी अप्लाई करना। अप्लाई करना ये अच्छी चीज़ है। आप ज़ुबान सीख लिए, कहीं यूज़ ही नहीं कर लें, उसका क्या, कोई फ़ायदा ही नहीं। तो इतलाक़ करना, निज़ाम अमल की हैसियत से समझना और इतलाक़ करना, ये सही होगा, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पर कुछ मतन या बयानात दर्ज किए गए हैं। मालूम कीजिए ये मतन ज़ुबान की मखसूस किस्म की नुमाइंदगी कर रहा है। दस्तूर हिंद के मुताबिक हर इंसान बराबर है, यानी जो हमारा आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें बताया गया हर इंसान बराबर है। उसका मतलब ये है कि मुल्क का हर शहरी मर्द व जन यानी मर्द व औरत, मज़हब, अक़ीदा, इलाका, ख़ित्ता, तालीमी और माशी पस मंज़र से क़त्ए नज़र बराबर हैं। यानी इस एतबार से हम उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। इसका मतलब ये नहीं कि समाज में आदम मुसावात नहीं है, हाँ ये मौजूद है, लेकिन जमहूरी हिंदुस्तान में हर एक को बराबरी का उसूल तस्लीम किया जाता है। ये क्या है, सियासी ज़ुबान है क्या, ये पॉलिटिकल वाली ज़ुबान है, यानी पॉलिटिकल के तौर पे ये चीज़ माना जाता है। समाजियाती ज़ुबान है, कानूनी ज़ुबान है। देखिए कानूनी ज़ुबान जो होती है, अगर सिर्फ इसमें कॉन्स्टिट्यूशन की बात होती कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इसलिए आपको मानना पड़ेगा, लेकिन यहाँ कहा जा, इसका मतलब ये नहीं कि समाज में आदमी मुसावात नहीं है, हाँ ये मौजूद है, लेकिन जमहूरी हिंद में हर एक को बराबरी का उसूल तस्लीम किया जाता है। क्योंकि समाजियाती ज़ुबानें हैं, क्योंकि समाज ही में हम रहते हैं। हमारा ये मानना ये है कि समाज में हम अपने आसपास, कोई अमीर है, कोई गरीब है, क्योंकि हिंदुस्तान में अलग अलग तरह के ज़ुबान बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग तरह के मज़हब के लोग हैं। तो उस एतबार से, ख़ित्ते के एतबार से, इलाक़े के एतबार से हम भेदभाव उनके साथ नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये समाजियाती ज़ुबान है। हालांकि ये तो कानूनन तो जुर्म है, लेकिन कानूनी ज़ुबान है। ये मेरे समझ में आता है कि ये समाजियाती ज़ुबान है, क्योंकि समाज ही में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। भेदभाव करना, किसी को ऊंचा समझना, नीचा समझना, यानी एक दूसरे ज़ुबान बोलने वाले मज़हब वाले लोग कहाँ रहते हैं, समाज में रहते हैं ना, ये समाजियाती ज़ुबान होगी। देखिए वैसे हो सकता है यही सही, अब भाई सीटेट इसको क्या मानता है आप उसको देखिएगा, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ समाजियाती ज़ुबान ज़्यादा सूटेबल लग रहा है। दर्जा झेल में से कौन सा काम मरबूत आमोजिशी महारतों को फ़रोग़ देता है? रोल प्ले,
मुफव्वज़ा काम यानी असाइनमेंट, प्रोजेक्ट का काम, आर्टिकल लिखना। देखिए रोल प्ले, हमें हमेशा ऐसे ऑप्शन के पास जाना होगा जिसमें बच्चा सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। बच्चे को कोई रोल देंगे, किरदार देंगे, आकर के क्लास में सबके सामने उसको दिखा करके बच्चा करेगा। उसमें क्या है, बोलने की सलाहियत डेवलप होंगी, समझने की सलाहियत, और जब वो रोल प्ले करके कोई चीज़ सीखेगा वो ज़िंदगी में जल्दी भूलती नहीं है चीज़ें। ठीक है। दर्जा झेल में से कौन क्लासिकी ज़ुबान नहीं है? देखिए तमिल, मैंने आखिरी वाले अपने महा मैराथन जो चौथी क्लास थी उसमें मैंने आपको बताया था, जो साउथ की ज़ुबानें हैं जिसमें से तमिल है, आपकी संस्कृत है, इसी के साथ तेलुगु है, इसी के तरह कन्नड़ है, इसी के साथ मलयालम है, इसी के साथ उड़िया है। ये सब क्या है? ये सब क्लासिकल लैंग्वेज है। पूछा जा रहा है क्लासिकल ज़ुबान नहीं है, हिंदी नहीं है। हिंदी क्या है? हिंदी जदीद हिंदुस्तानी ज़ुबान है, जो कि आपके जो शेड्यूल 8 है, 8वें में 22 ज़ुबानों में से एक ज़ुबान आपकी हिंदी, जो कि रस्मी ज़ुबान है, क्योंकि जितने सेंट्रल गवर्नमेंट के काम हैं वो हिंदी ज़ुबान में भी होते हैं। ठीक है। आर्टिकल 343 से 351 तक इसी की बात की गई है। तो ये तो बहुत आसान था। ठीक है। और इसके साथ अगर आगे आएगा तो क्लासिकल लैंग्वेज में ये सब, यानी साउथ की जो ज़ुबान है वो सब क्लासिकल हैं। सियाक में कवायद की तदरीस की हिकमत अमली को क्या कहते हैं? सियाक का मतलब कॉन्टेक्स्ट में, सियाक व सबाक में, संदर्भ में हम कवायद सिखाएंगे। जाहिर सी बात है, यही आपका एनसीएफ कहता है, यही तरीका अच्छा माना जाता है। अलग से आप ग्रामर मत सिखाइए। सियाक में ज़ुबान की शिकों को मुतारिफ कराना और आमोज़गारों को उस पर गौर करने के लिए आमादा करना, असल ज़िंदगी के सियाक में उसके इस्तेमाल के काबिल बनाना और उसकी बाज़ियाफ़्त मतलब होता है किसी भी चीज़ को खोजबीन करना। बाज़ियाफ़्त मतलब किसी चीज़ की रिकवरी करनी, यानी रिकवर्ड, यानी खोजबीन करना। ठीक है। बाज़ियाफ़्त के ज़रिए आमोज़गारों की तवज्जो उस हयात की जानिब मबजूल कराना। खाका की तख्लीक है, इस्तिखराजी यानी इंडक्टिव मेथड है, बाज़ियाफ़्त का तरीक़ा यानी रिकवरी वाला मेथड है, जिसमें किसी भी चीज़ की तलाश यानी खोजबीन वाला तरीका है। शुऊर की आगही, ये देखिए सियाक में कवायद की तदरीस की हिकमत अमली को ये क्या कहेंगे? बाज़ियाफ़्त का तरीक़ा होगा। ठीक है। अगर ये कहा जाता कि मिसाल से और रूल की तरफ अगर आप इस तरीके से अगर आप कवायद को सिखाएंगे तो क्या होगा? वो तो इस्तिखराजी इंडक्टिव मेथड। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है उसकी बाज़ियाफ़्त के ज़रिए, यानी उसकी खोज, उसकी रिकवरी के ज़रिए आमोज़गारों की तवज्जो इस हयात की जानिब मबजूल कराना क्या कहलाएगा? बाज़ियाफ़्त का तरीक़ा, क्योंकि बाज़ियाफ़्त दिया गया है इसमें। ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो यही सही होगा। ठीक है। चलिए आखिरी वाला देख लेते हैं। दर्जा झेल में से कौन उसूल महारत यानी उसूली महारत यानी रिसेप्टिव स्किल, बहुत ही इजी सवाल पूछा गया था। मैंने बताया था कि 4 स्किल है, उसमें से 2 स्किल प्रोडक्टिव है यानी तामीरी है, और 2 क्या है? उसूली, जिसमें चीज़ों को हम हासिल करते हैं अपने अंदर। सुनना लिखना, पढ़ना बोलना, बोलना लिखना, सुनना पढ़ना। बताइए। देखिए सुनना, आप सुनेंगे तो अंदर लेंगे, इसी के साथ पढ़ेंगे फिर भी अंदर लेंगे। बाहर तो चीज़ जा रही है, चीज़ों को हासिल कर रहे हैं। तो चौथा ऑप्शन आप आंख बंद करके सही कर सकते थे। ठीक है। देखिए ये जो चौथी मैराथन मैंने ली थी उर्दू पेडागोजी, इसमें मैंने इन सब चीज़ के बारे में यानी बॉटम अप अप्रोच, डाउन अप अप्रोच, और इसी के साथ अप टू डाउन सब डिटेल से मैंने समझाया था। कॉन्टेक्स्ट में रियलिया क्या है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपकी मिल रही थी। जो मैंने 4 क्लास लिया था, अगर आप देख के जाते तो आप इसमें 30 में 30 नंबर ला सकते थे। ठीक है। तो जो लोग नए हों, चैनल को अभी आगे और कुछ पढ़ने के लिए सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में बताइए कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और बताइए आपका 30 में से कितना सही हुआ था। ठीक है। तो ये निज़ाम अकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगा, वहाँ ये पेपर भी डाल दूंगा। ठीक है। चलिए
इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलेंगे। अब जो है जो दूसरा पे जिन्होंने दूसरी लैंग्वेज ली थी उसके बारे में भी डिस्कस अगली क्लास में करेंगे। चलिए।